अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी बजट 2016-17 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं मोना आलम। मौजूदा फिस्कल की मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जब हम गेज करते हैं या जब हम इसकी बात करते हैं तो काफी सारे ऐसे प्रोज हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं और उनको लॉर्ड करते हुए नजर आते हैं। मसलन मुस्तहकम जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, हमारा स्टेबल करेंसी रेट है, इन्फ्लेशन को कर्टेल करना है, इसको कंटेन करना और कॉन्सिक्वेंटली मॉनेटरी ईजिंग का जो स्टैंस रहा, जिसके बदौलत हमने देखा कि हम लोग हिस्टोरिकली लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में इस वक्त मौजूद हैं। ये तमाम उस तरह के पॉजिटिव हैं या मुस्बत कुछ इस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनको हम लोग लॉर्ड करते हुए नजर आते हैं। और इसकी अगर एक वजह भी बात करते चलें, बेशतर इनमें से जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी एक बहुत मेजर वजह ये रही है कि नेचुरली स्पीकिंग जो इंटरनेशनल खाम तेल की जो कीमतें थी उनमें जिस तरह का डिक्लाइन दिखा था वो भी एक बड़ी मेजर वजह रही थी, जिसकी वजह से हम ये तमाम पॉजिटिव या प्रोज को अचीव कर पाए। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट में क्या हमने इसकी ट्रांसलेशन देखी है, यानी कि ये कि हमारे इंपोर्ट ऑयल बिल्स, जो हमारे पूरे इंपोर्ट बिल्स का ऑयल बिल्स या जो फर्नेस ऑयल पे हमारी जो डिपेंडेंसी है, जब हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन ये रखता है हमारे इंपोर्ट ऑयल बिल्स के हवाले से। क्या हम इसको कर्टेल कर पाए हैं और क्या हम इस चीज को यहाँ पर ट्रांसलेट कर पाए हैं, इसके ऊपर बात करना जरूरी होगी, क्योंकि इसके बायस हमने देखा है कि बार बार सर्कुलर डेट एक्यूमुलेशन का जो मसला रहा है, ये तो इंपोर्ट साइड की बात हो गई। मौजूदा फिस्कल के पहले 10 माह के अगर फिगर्स को रिवील करते चलें, ट्रेड डेफिसिट यानी कि तिजारती खसारा $19 बिलियन पर रहा था, और जबकि इंपोर्ट में जब हम कमी की बात कर रहे हैं यही इसी वजह की बदौलत, दैट इज क्रूड प्राइसेस में जो कमी सामने आई थी या डिक्लाइनिंग ट्रेंड सामने आया था। इंपोर्ट ऑयल बिल्स में 3.7% की परसेंटेज वाइज हमने कमी जरूर देखी। गिरती हुई कमोडिटी प्राइसेस के साथ साथ हमने एक और फिनोमिनन जो साथ में देखा वो ये था कि एक्सपोर्ट्स में भी इसके साथ साथ अलार्मिंगली 13% का डिक्लाइन मौजूदा फिस्कल के पहले 10 माह में वाकई हुआ। दो अच्छे ब्रीदर स्पेसेस अब हमें वफाकी बजट 2016-17 के हवाले से बतौर न्यूज सामने आ रहे हैं, जो कि इस वक्त गर्दिश भी कर रहे हैं मार्केट में, कि एक्सपोर्ट सेक्टर जहां पर 5 सब सेक्टर्स हैं उनको जीरो रेट कर दिया गया है और रिफंड की मद में फंसा हुआ जो लिक्विडिटी क्रंच था या जो पैसा था एक्सपोर्टर्स का वो भी जुलाई ऑनवर्ड्स वापस किया जाएगा। ये दो कमिटमेंट्स हैं जो हुकूमत ने अश्योर कराई हैं तमाम एक्सपोर्टर कम्युनिटी को। जबकि हमने ये बात देखी थी कि रिवाइवल के हवाले से इसके अलावा भी काफी सारे मेजर्स हैं जिनका इंतजार है। लिहाजा वफाकी बजट 2016-17 इसमें किस तरह का किरदार अदा कर सकता है मेजर्स के हिसाब से या इक़दामात के लिहाज से, एक्सपोर्ट्स में मच नीडेड जो बूस्ट है किस तरह से हम ला सकते हैं, जो कि कॉन्सिक्वेंटली हमारे ट्रेड डेफिसिट को या तजारती खसारे को भी कर्टेल कर पाएगा या कंटेन कर पाएगा। इस उमूर पर आज बात करेंगे। कैटेगोरिकली आज इसी बात को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही रेलिवेंट जो मेरा गेस्ट पैनल है मेरे साथ वो तशरीफ फरमा है। तारुफ कराती चलूं मैं, मिस्टर मेहताब चावला है अमंगस्ट अस, आप लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं, वैल्यू एडिशन सेगमेंट से आपका ताल्लुक है। मिस्टर खालिद तवाब भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर FPCCI। मिस्टर AQ खलील इज ऑल्सो अमंगस्ट अस, फॉर्मर प्रेसिडेंट है आप कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल मिस्टर अतीक रहमान हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं आप और आपका ताल्लुक KCCI से है। बहुत शुक्रिया तमाम जेंटलमैन का कि आपने ग्रेस किया है इस बहुत ही खुसूस और स्पेसिफिक टॉपिक को, जो कि हम लोग आप ही के जरिए प्रोब करने की कोशिश करेंगे कि क्या मसाइल हैं और उन कंस्ट्रेंट्स के क्या प्रपोज्ड सोल्यूशंस मौजूद हो सकते हैं हमारे पास। मेहताब साहब, आपसे बात का आगाज करना चाहूंगी। ऑल्दो हमने ये देखा कि जब चाइनीज करेंसी ने अपने आप को डिप्रिशिएट किया, बतौर नेशन या बतौर मुल्क हमने रीजनली काफी अच्छी रेजिलियंस दिखाई, क्योंकि हमने उस तरह से अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट नहीं किया, हमने अपनी बाइंग पावर को भी तरजीह दी, टू एन एक्सटेंट जरूर हमने डिप्रिशिएट किया। आप कितना एट्रीब्यूट करेंगे इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं जो उनमें गिरावट इस वक्त चल रही है उस चीज को एक्सपोर्ट के डिक्लाइन से? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखें, चाइना ने नहीं, पूरी दुनिया ने डिवैल्यूएशन किया था अपनी करेंसीज को। जब एक्सपोर्ट डिक्लाइन करनी होती है तो उसको आपको टफ मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो दुनिया में इसी तरह किया जाता है कि डिवैल्यूएशन करके, चाइना कई दफा डिवैल्यूएशन किया, बल्कि मैं आपको बताऊं, अमेरिका ने WTO आने के बाद 3 दफा केस किया था चाइना के ऊपर कि डिवैल्यूएशन अपनी करेंसी अनऑफिशियल नहीं करें, लेकिन वो करते चले गए और जब भी ऐसा हुआ उन्होंने 1-8% उसको रिवैल्यू किया, फिर वापस वहीं आ गए। तो अपने मुल्क को सर्वाइव करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यू हैव टू टेक द मेजर्स को लेने पड़ते हैं जो टफ भी होते हैं। देखें, एक्सपोर्ट डिक्लाइन की वजह जो ये बताई जाती है, मेरा तो मानना यह है कि जब कमोडिटीज की प्राइस कम होती है, जैसे मिसाल के तौर पर पेट्रोल की अगर आप प्राइस जो है $142 पर बैरल से 35-30 तक पहुंची, तो पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ा या कम हुआ? नेचुरली कंजम्पशन बढ़ा। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी जो है वो कम हुआ, इंपोर्ट का बिल कम हुआ, लेकिन अगर आप बैरल्स गिनेंगे ना तो आपको ज्यादा नजर आएगा, लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह जब कमोडिटीज की प्राइस कम हुई है, देखिए इंटरनेशनल जो हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि दुनिया में फलां जगह कम हुई, तो हम उन को मिला रहे होते हैं
جن کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو مصنوعات ہیں ان میں بہت ڈراسٹک کمی آئی ہے. ایز سچ ٹیکسٹائل میں یا کسی اور چیز میں انٹرنیشنل پرائسز کم نہیں ہوئی. مثال کے طور پر اگر آپ لوکلی دیکھیں تو آپ کو جو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جو ملتا تھا کپڑا آج اس سے مہنگا مل رہا ہے یا سستا مل رہا ہے. یہ ایک سال کے اندر آلموسٹ آپ کے 100% جو ہے گیس کے پرائسز بڑھے ہیں, 50-70% بجلی کے بل بڑھے ہیں. لیبر کاسٹ دیکھیں, آج 3 سال پہلے آپ کے 10,000 روپے تھا, آج 13,000 روپے منیمم ویجز ہے. تو کس چیز میں آپ کی کمی آئی ہے؟ تو خالی جو ہے پیٹرولیم پرائسز کو آپ اس سے وہ نہیں کریں. بنیادی مقصد یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ اور جیسے ابھی انہوں نے 5 ریٹڈ, آپ نے 0 ریٹڈ کی بات کری, 0 ریٹڈ تو آلریڈی تھا لیکن ہم سے لیا جاتا تھا فلٹرز اور ریفنڈ کیا جاتا تھا. تو ہم کہتے تھے 0% سے جو 0 ریٹڈ ہے 0% پہ ابھی ہم کو 3% لیا جاتا ہے, اور 3% پہ بھی ہمارا جو ہے 300 بلین روپیز اسٹک اپ ہو گیا. جو گورنمنٹ نے اسحاق ڈار صاحب نے وعدہ کیا کہ میں 0% کر دوں گا, 0% جو ہے 1 جولائی سے کر دوں گا, وہ تو اپنی جگہ کرے, لیکن ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے امیڈیٹ میجر لینے کی ضرورت ہے, آج کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسی جون کے اندر کم از کم جو RPOs بنے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پہ دیا جائے. کم از کم RPOs جو بن چکے ہیں ان کو جو اسٹیک اپ کرا ہوا ہے, اور یہ کنڈیشن لگائی دے کہ 5 ملین سے کم والوں کو نہیں دیں گے. جو نہیں دے رہا ہے سپتمبر میں ہم کو لاسٹ ملے ہوئے ہیں, تو کیسے سروائیو کرے گا؟ تو سروائیو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز بنائی جائیں. ہم کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنی پڑے گی. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں مطلب یہ بجلی, گیس اور پانی کو فرسٹ پرائرٹی ہم کو دینی چاہیے, انڈسٹریز کو, ایکسپورٹرز کو. اگر آپ انڈسٹری جو ہے جو پالیسیز نہیں بنائیں گی تو کیسے آپ ایکسپورٹ بڑھائیں گی؟ جب آپ ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز نہیں بنائیں گی, جو کہ ستمبر میں وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے 5-6 دن دے دیں, جو آج تک نہیں ہوئے, تو آپ جب تک آپ کیسے ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں کاٹن کی جو ہے ہماری 2010 میں 14 ملین جو ہے بیلس, 14 ملین بیلس تھی, آج 9 پوائنٹ سے اوپر سم تھنگ ہے, اور انڈیا کی اس وقت ہم سے کم تھی, اور آج انڈیا جو ہے 40 ملین پہ پہنچ گیا ہے. تو آپ یہ بتائیں انہوں نے جو ہے اگر ان کے انٹرنیشنل پرائز گرے ہیں تو انہوں نے اپنی جو ہے 3 گنا 4 گنا کیسے کر لی؟ اپنی 3 ٹائمز انہوں نے اپنی جو کموڈیٹی جو ہے اس کو جو ہے ایگریکلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا. تو اب آپ دیکھیں ان کا 30% اگر پرائز کم ہوئے ہیں, لیکن اگر انہوں نے 3 ٹائمز بڑھا لی ہے تو اوور آل تو ان کا ایکسپورٹ بڑھی نا. تو ہم دوسرے ملکوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں, وائی ڈونٹ وی کمپیئر وتھ بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش جو کنٹری جو 1 پاؤنڈ کاٹن پروڈیوس نہیں کرتی, اس کے ایکسپورٹ $34 بلین ہے. ابھی آپ نے فارن ریزرو کی بات کری, اس کے ریزرو جو ہیں $28.5 بلین کے ہیں, جو ان کی ہارڈ ارن منی ہے جو انہوں نے ایکسپورٹ سے حاصل کی ہے. ہمارے پاس جو $21.3 بلین ہیں اس میں کتنا شیئر ہے جو ہم نے قرضہ لیا ہے؟ تو بجائے ہم قرضہ لینے کے, بجائے ہم جو ہے فورن ریمیٹنس پہ بلیو کرنے کے, وائی ڈونٹ بی ٹرسٹ آن ایکسپورٹرز؟ ایکسپورٹ پہ کریں اور آپ دیکھیں یو ول گیٹ دا ریزلٹ. دے ڈو ٹرسٹ یو سر, یہ تو بات ٹرسٹ کرنے پڑے. ٹرسٹ کا مطلب یہ اگر ٹرسٹ کرتے ہوتے تو دیر مسٹ بی, آپ کو اتنے ڈائنامک ہیں کہ آپ نے اتنے سارے کنسٹرینٹس کے باوجود آپ نے پرفارمنس دکھائی ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ جب سپٹمبر کی میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہی کچھ مسائل تھے نا, آپ چاہتے تھے آپ کی لکوڈیٹی جو کرنچز ہیں آج اسی جگہ کھڑے ہوئے. تو دیٹ از ہیپننگ ان جولائی. اکتوبر میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ میرا پہلا فوکس یہ تھا کہ میرے کو $20 بلین کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا کہ میں اپنے فارن ریزرو کروں, ورنہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. اور اب جو سیکنڈ فیز کے اندر میں امریکہ جا رہا ہوں, آنے کے بعد سب سے پہلے میں ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز بناؤں گا اور ایکسپورٹ پہ فوکس کروں گا. اب اکتوبر سے ہم ختم ہو گیا, جون میں آ گیا آج, تو ابھی اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. تو اسحاق ڈار صاحب سے میں معذمانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں جب انہوں نے 0 ریٹڈ کو مان بھی لیا ہے اور وہ دینا بھی چاہتے ہیں, تو جتنا دیر کریں گے اتنی دیر سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. اگر آپ کو ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں جو $35 بلین کا انہوں نے وہ دیا, تو اس کا روڈ پلان دیا ہے کہ روڈ میپ کیا دیا ہے؟ روڈ میپ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ صرف وہ ناٹ اونلی بی ڈن, وہ کہتے ہیں نا جسٹس ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سیمس ٹو بی ڈن. اسی طرح ایکسپورٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا, اس میں عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. اور میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی کریں گے اتنی جلدی بہتری ہوگی ایکسپورٹ کے لیے. اور جو ہے آپ جو ہے, اور پھر ایکسپورٹ بڑھے گی تو آپ کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو مجھے آگے نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے امپلائمنٹ کا. We are the only country in the world which have more than 65% youth. What we are doing for them? We have to busy our youth. اگر ان کو جو پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کو جابس نہیں ملے گی, انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی, تو پھر کس طرح آپ ان کو جابس پرووائڈ کریں گے؟ جابس نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ یہ آپ کے سامنے ہے. آپ یو کین کرو دا ٹیررزم تھرو دا پاور, بٹ جو جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا, جس کو جابس نہیں ہوگی. ابھی آپ نے ایک بات اور بھی کہی, میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنے کی جو بات ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے, اس سے قیمتیں کم ہوں گی, لیکن WTO کے بعد جو سینیریو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے.
اور سینریو یہ ہے کہ آپ جو ہے یو کین ناٹ بلکہ دنیا میں جو پریویل کرے گی مارکیٹ رائس کی قیمت ہوگی یا کاٹن کی ہوگی آپ کو اس دام میں بیچنا پڑے گا. تو آپ نے انکم جنریٹ کرنے کی بات کریں, لوگوں کی انکم بڑھانے کی بات کریں, ان کو سستے کی بات نہ کریں کہ سستا ہم سبسڈی دینے کی بات نہیں کریں, انکم جنریٹ کریں, زیادہ انڈسٹریلائزیشن کریں, لوگوں کو جاب دیں. جب جاب زیادہ کریٹ ہوں گی تو ان کو پھر اچھے پیسے بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, سبسڈی کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. اس دفعہ بھی ₹169 بلین سبسڈی کے لیے سیٹ اسائڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت. خالد صاحب, تمام باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں, ظاہر ہے آپ کے پاس کچھ کنسٹرینٹس موجود ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ LNG امپورٹ کی وجہ سے کافی چیزیں بہتر ہوئی. آپ بطور انڈسٹریلسٹ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, یا FPCCI کے پلیٹ فارم سے آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری کو ایٹ لیسٹ گیس کی سپلائی بہتر ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جو چاہ رہا تھا, ہم نے باتیں کی, کچھ باتیں تو بہت ٹھیک کہی ہیں, کچھ باتوں میں کہیں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ بجلی کے ریٹ کم نہیں ہوئے. میرے خیال ہے بجلی کے کافی ریٹ 17-18 سے آج 12 روپے پر یونٹ تک ہم نیچے آ گئے. اور اگر آپ کو یاد ہو 3 روپے پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے یہاں کراچی آ کے FPCCI میں اعلان کیا. آج بھی جو فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج میں پیسے جایا کرتے تھے آج ریورس ہو کے وہ پیسے واپس آ رہے ہیں اور ہماری کاسٹ آف ڈیلیوری کم. دوسرا انہوں نے کہا کہ کموڈٹی پرائز کم نہیں ہوئے. اگر آپ کموڈٹی پرائز لیں, مثال کے طور پہ چاول کی مثال آپ لے لیں تو چاول کی پرائزز جو ہے آلموسٹ 30 to 40% ریڈیوس ہوئے, اب دوبارہ بڑھنے شروع ہو رہے ہیں. تو یہ پاکستان کو ایک بڑا اچھا موقع ملا لاسٹ ایئر جب فیول پرائزز جو ہیں ڈاؤن ہوئے. اس سے نہ صرف ہمارا امپورٹ بل کم ہوا بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آج آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 6 پہ یا 5.6 پہ آ گیا جو بیس ریٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انفلیشن کم ہوا. انفلیشن کم اسی وجہ سے ہوا, آئل پرائزز گرے, کموڈٹی پرائزز گرے, تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بڑھ گئی. جس طرح انہوں نے کہا کہ فیول پرائزز گرنے سے کنزمپشن بڑھ گئی. جب آپ کی سیونگز ہوں گی, چیزیں بچیں گی, تو اس سے پھر کموڈٹی پرائزز جو ہے لوگ جو ہے ان کی قوت خرید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس سال سے کمپیئر کریں تو وہ میں سمجھتا ہوں ڈیٹ ہنی مون پیریڈ ہیز بین اوور. کیونکہ جو ہم $25 اور $30 کے درمیان آئل پرائزز لے کے چل رہے تھے آج وہ آلموسٹ $50 ہو گئے. اور ابھی انسرٹنٹی ہے کہ اس سلسلہ کیا ہوگا. گورنمنٹ نے اپنا ریونیو جو پورا کر لیا کیونکہ وہ سیل ٹیکس جو ہے وہ 17% سے 52% تک آئل پرائزز پہ بڑھاتی چلے گی اور وہ اپنا ریونیو کم کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ ابھی کل بھی اناؤنس ہوا جو نئے فیول پرائزز, انہوں نے کہا ہم ریٹ نہیں بڑھا رہے رمضان کی وجہ سے, لیکن ہونا ہی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اس مناسبت سے ریٹ کم نہیں کیے تھے فیول کے, اسی مناسبت سے یہ سیل ٹیکس کم کرتے جائیں اور اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام پر نہ ڈالا جائے. سیکنڈلی اب آپ ایکسپورٹ کس طرح بڑھائی جائے. آپ یہ غور کریں کہ آج ابھی رمضان شروع نہیں ہوئے اور یہ اعلان ہو گیا کہ تمام انڈسٹری پنجاب میں خاص طور پر وہ سحری کے بعد افطار سے 1 گھنٹے پہلے سے لے کر کے اور سحری کے 1 گھنٹے بعد تک جو ہے اس سے ان کو بجلی جو ہے وہ میسر نہیں ہوگی. کیا کوئی انڈسٹری اتنی بڑی بجلی ایکسپورٹ کیا امپورٹ کیا, یہ تو ساری انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ایسے ڈیسیزن وائز کرنی چاہیے. پریورٹی ہے یعنی لوگوں گھروں کے لیے, لیکن ان چیزوں پہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ انڈسٹری سفر نہ کرے. اور اگر انڈسٹری کو آپ 1 مہینے سفر کراتے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ اگلے 4 مہینے 5 مہینے تک رہتے ہیں کیونکہ وہ انڈسٹری سروائیو نہیں کر پائے گی. ایک تو یہ اعلان جو ہے وہ آبویسلی ہے. دوسرا, اس بجٹ میں گورنمنٹ کی پریورٹی کیا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں جو بیسک ہے تقریباً 18-19 ارب روپے جو ہے وہ فورن ریمیٹنس کی مد میں آ رہے ہیں. جب پوری دنیا میں ریسیشن آ رہا ہے تو یہ ابھی تک تو بڑھ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے صحیح میجرز نہ لیے تو ہمارے جو انویزیبل ارننگ جو باہر سے لوگ بھیج رہے ہیں ان میں بھی کمی واقع ہوگی بجائے بڑھنے کی, یعنی ریمیٹنس. جی, کیونکہ ایک ورلڈ وائڈ ریسیشن آیا ہے, یہ اس سے کمی ہوگی. اور جو ہم اپنا بجٹ کا خسارہ پورا کر رہے ہیں اس میں ایسا نہ اضافہ ہو جائے. ایک طرف یہ کمی ہو گئی, دوسری طرف پیٹرول کے پرائسز بڑھ گئے, تو یہ جو سال ہے یہ پھر بڑا سخت گزرے گا اور گورنمنٹ کے تمام تخمینے جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. اس لحاظ سے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ پہلے سے وہ میجر دے. انہوں نے لاسٹ ایئر میجر دیے کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا آئل پرائز کس حد تک گریں گے, لیکن ایک اچھا وہ ونڈ فال ملا جس کا ہمیں بہت خاطر خواہ فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. ہمارے ریزرو اور بڑھنے چاہیے تھے, وہ ہم نہیں بڑھا سکے, ہم وہ میجر لے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ہمیں ہماری ایکسپورٹ ڈیفینیٹلی بڑھے گی. اس میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ڈیپ کو بھی, کہ ڈیپ چیئرمین صاحب کو بھی جس طرح محنت کرے. آج کل بھی وہ رشیا میں نئی مارکیٹیں تلاش کرے. دیٹ شوڈ بی ڈن کہ ہم نئی مارکیٹیں تلاش کریں اپنے ایکسپورٹ کے لیے. اور اگر آپ کو میں ایک اور بات وضاحت کرتے چلوں, ابھی ہم نے EU کی GST پہ کانفرنس کرائی تھی فیڈریشن کے اندر, تو اس میں جو EU کے امبیسڈر تھے انہوں نے بتایا کہ ان ٹرم آف کوانٹٹی
पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कम नहीं हुई है, क्वांटिटी हमारे यूरोपियन यूनियन में तो बड़ी है जी हमारी, लेकिन हमारी जो इन टर्म ऑफ डॉलर गिरी है। हाँ वो तो क्योंकि कमोडिटी प्राइस, लेकिन अगर आप इन टर्म ऑफ यूरो ले लें तो हमारी जो है वो कम सी नहीं हुई है, बल्कि थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, लेकिन तो क्वांटिटी हमारी वही गई है, हमारे उस तरह अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट नहीं हुई जिस तरह से आप समझ रहे थे कि जी चूंकि हमारी एक्सपोर्ट जो गिरी है तो वो लेकिन ये साल मैं फिर कहूँ ये साल हमारे लिए बड़ा टफ होगा। ठीक है, लेकिन वही बात है कि आप कह रहे हैं कि वो क्वांटिटी कम हमारी नहीं हुई है, लेकिन जहां पर हमें जीएसपी प्लस स्टेटस मिल चुका है उसके बाद तो हमें क्वांटम जंप मिलना चाहिए था, खासतौर पे यूरोपियन यूनियन में। वो क्या मिला है? ये भी एक पूरा गौर हुआ, जितने 11 या 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस जीएसपी से फायदा उठा रहे हैं, किसी एक की भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिसेशन भी अपनी जगह मौजूद है। लोग खरीदते गिरी है, लोगों की कुव्वत खरीद जो है ना वहाँ पर वो नहीं बढ़ सकती। राइट, ये एक अच्छा पॉइंट है। थोड़ा सा सवाल का जवाब दूं। श्योर। खालिद भाई ने कहा कि रिमिटेंसेज बढ़ी हैं और इंटरनेशनल रिसेशन है। इंटरनेशनल है अमेरिका में 5 साल पहले ओवर हो गया, यूरोपियन यूनियन में स्लो डाउन है। ऐसा नहीं है, ऐसा देखें बात सुने, ये नहीं है कि जी थोड़ा सा मुझे इस बात पे खालिद भाई के खिलाफ है। देखें मेरे पास ऑर्डर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के भी हैं, अमेरिका के भी हैं। ये मेरे पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, गैस कनेक्शन नहीं है, मैं फैक्ट्रीज को आगे बढ़ा नहीं सकता, मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाऊंगा? तो जब एक बैंड लगा हुआ है गैस के ऊपर और बिजली के प्राइस इन्होंने कम किए जो बढ़ के गिरे, तो जो जहां से मैंने बढ़े थे वहां से आप कंपेयर करें ना, कि मैं तो बात कर रहा हूँ 10 से 14 को 16 को 12 से 16 को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं कोई 15 से 16 को कंपेयर नहीं कर रहा। तो जो इंटरनेशनल प्राइस जैसे कि अभी खुद ही आपने कहा कि जी जब उसके प्राइसेस कम होते हैं, जो उन्होंने कहा कि क्वांटिटी नहीं कम हुई है, तो जब हमारे प्राइसेस गिरे हैं तो क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। जब अगर इंटरनेशनल रिसेशन है, नहीं इंटरनेशनल रिसेशन है तो फिर रेमिटेंस कैसे बढ़ी? रेमिटेंस जब बढ़ती है जब इंटरनेशनल रिसेशन नहीं होता। मुझे अमेरिका में कहीं रिसेशन नजर नहीं आ रहा, यूरोपियन यूनियन में स्लो डाउन जरूर, रिसेशन नहीं है। रिसेशन आज से 5 साल पहले था अमेरिका में, इंटरेस्ट रेट हाइक हुए, स्लो डाउन कहा जा सकता है, स्लो डाउन है लेकिन रिसेशन नहीं है। तो रिसेशन हो तो आपके मुल्क में रेमिटेंसेज ज्यादा नहीं आए। तो रेमिटेंसेज इस बात की खुद कमाती कर रहे हैं, सबूत है कि देयर इज नो रिसेशन इन द वर्ल्ड। खैर रिसेशन हमारी ज्यादातर हम कहाँ से आएंगे, दैट इज नॉट फ्रॉम द वेस्ट, हमारी रिसेशन वेस्ट बेस्ड तो है ही नहीं ना बिल्कुल। हमारी तो जितनी ऑयल एक्सपोर्टिंग ममालिक है वो हमें रेमिट करते हैं। बात कर रहे हैं राइस की, मैंने पहले कहा कि इंटरनेशनल प्राइसेस को प्रिवेल करती है WTO के बाद। अगर राइस की प्राइसेस ज्यादा होंगी तो आपको ज्यादा मिलेगी। कॉटन की प्राइसेस न्यूयॉर्क में खुलती है, 73 सेंट से $2.25 पे भी गए थे कॉटन प्राइसेस। तो कॉटन के प्राइस और राइस के प्राइस के तो मैं पहले कह रहा हूँ एग्रीकल्चर में रिसेशन है, एग्रीकल्चर की प्राइसेस गिरी हैं। लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या कपड़े की प्राइस गिरी है, क्या किसी तौले की प्राइस गिरी है, क्या किसी गारमेंट्स की प्राइस गिरी है? मैंने टेक्सटाइल के हवाले से बात करी थी और उसका जवाब भाई हमारे खालिद भाई ने उससे दिया है, क्या नाम है, उससे राइस से देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन राइस एंड टेक्सटाइल और वैल्यू एडिड। ठीक है, राइट, हम लोग स्पेसिफिक बात भी करते हैं। लेकिन AQ खलील साहब एक बात जो बहुत सही है कि हम जब रीजनल कंपेटिटर्स को देखते हैं तो डेप्रिसिएशन का या जितना भी कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट का फिनोमिनल उनके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। उन पे इसके क्या असरात हुए हैं या उनकी एक्सपोर्ट्स पे क्या असरात हुए हैं? इस तरह का जो हिट है क्या हमारी एक्सपोर्ट्स पे ही आया है सर? देखें, अगर हम इस वक्त दुनिया की बात कर रहे हैं तो दुनिया के अंदर जैसे खालिद भाई ने कहा, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ, रिसेशन है। क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में जिनका यहाँ इन्होंने जिक्र किया, दीगर बेशुमार चीज़ें हैं कमोडिटीज़ की जिसकी बड़ी तेज़ी से प्राइसेस नीचे आई हैं और अनएक्सपेक्टेडली ये प्राइसेस नीचे आई हैं। और उसकी वजह यह है कि शायद जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त जैसे सूरत हाल है, आप देखें सऊदी अरब में जो यमन के साथ लड़ाई हुई है, जो इस वक्त दुबई के अंदर जो आप जाएं मार्केटों के अंदर लोग दस्तयाब नहीं हैं। मार्केटों के अंदर पूरा मिडिल ईस्ट अगर हम देखें तो उस तरह बूम नहीं कर रहा जिस तरीके से उसको करना चाहिए। नतीजा ये है कि जब उसकी ये स्लो पेस है तो उसके ऊपर जो ऑर्डर जो है वो कम है, और जब ऑर्डर फैक्ट्रियों के पास कम आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो इंटरनेशनली रिसेशन है। और हम यहाँ क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो स्लो डाउन हुआ है उसकी वजह एक रिसेशन तो बहुत मामूली सा उसके अंदर है, लेकिन उसमें दूसरे कंपोनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिन पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैस की फराहमी के इशूज़ हैं, पावर पॉलिसी है, हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर हम जो है वो पंजाब के मसाइल अलग हैं, सिंध के मसाइल अलग हैं। लेकिन अगर हम इसको इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो मैं ही समझता हूँ कि कमोडिटीज़ की प्राइस जो है हमारी, दूसरा ये कि जैसे कि आपने इंट्रो में शुरू में अपनी ये बात कही थी कि ऑयल प्राइस का जो ताल्लुक है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ऑयल प्राइस में अगर मैं देखूं आपको 2012
की सूरत हाल में ले जाऊं, जब वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख थे तो उस वक्त प्राइस $110 थी पर बैरल, और आज जब हम यहाँ बैठे ये बातें कर रहे हैं तो 40 के लेवल पे हम बातें कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त का इन्फ्लेशन 25% पहुंच गया था और आज हम 6% पे हैं। इस 6% ने सहारा दिया हमारी जीडीपी को, और आज हमारी जीडीपी जो है उस जमाने की 2% 2.3% से लेके अब अगर ये 4 पॉइंट समथिंग आ गई है, तो वो किसको हम क्रेडिट दें? हम हिसाब डार साहब को दें, अपनी इकोनॉमिक टीम को दें, या इंटरनेशनल हालात को दें? तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इकोनॉमी की जो हमारी कंडीशंस हैं, जो हमारी सूरत हाल है, उस सूरत हाल के अंदर हमें अपने फैसले करने की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत इसके कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर होने वाले जितने असरात हैं हम उनको देखें। यकीनन उसके असरात हम पे जरूर पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स की मैं एक मिसाल आपको दूं। अगर फॉरेन रिजर्व्स की अगर आप सूरत हाल देखें, उसमें अगर पाकिस्तानी वेटलेट जो यहाँ पैसे भेज रहे हैं और दीगर तरीके से जो पैसे हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं उसमें, और ट्रेडिंग में और एक्सपोर्ट के अगर आप सारे हेड अलग करके देखें तो हमारे लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कोई इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है कि जी हमने 21 बिलियन जो है वो जमा कर लिया। हकीकत ये है कि हम बहुत सारी चीजें, एक तो चाइना का एक सूबा यानी हमसे बड़ी एक्सपोर्ट लेके बैठा हुआ है और हम मुख्तलिफ चीजों के लिए बड़ी बगले बजा रहे हैं, हाय मतलब जबरदस्त बातें कर रहे हैं, लेकिन रियलिस्टिक हमें होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है। रियलिस्टिक कहाँ है? लेकिन रियलिस्टिक अंदाज हमारा जो है ना वो ये है कि पहले हम इस बात को तस्लीम करें कि हम खुद कहाँ खड़े हैं, हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारी इंडस्ट्री, हमारा मैन्युफैक्चरर, हमारा किस तरीके से क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, हम उसको कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं दे पा रहे, हम उनकी पहले। अब ये देखें ना, ये सीपैक के साथ अब बात आई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है, 35 बिलियन का तकरीबन उसके अंदर जो है वो सारा जो है पावर के हवाले से है। अब पावर के हवाले से चले आए तो 2018 में अल्लाह करे ऐसा हो जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है कि उसका जो है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप उसके अंदर खुद कफील का लफ्ज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रूरियात आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी और उसका रिजल्ट आएगा। मैं इसको ये बात समझता हूँ कि हमें रियलिस्टिक इस अंदाज में होना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो प्लानिंग है हमारी बेसिकली उसमें मैं बड़ी खामियां देख रहा हूँ। हमारी प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टेक होल्डर के साथ उसका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। वो कोऑर्डिनेशन उसका ना होने की वजह से जो इकोनॉमिक रिसेशन हमारे पास जब भी आया तो हम धड़ाम से एकदम नीचे गिरे। इसको आप एक्सपोर्ट से कैसे कोरिलेट करेंगे? देखें इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट जो है कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। इंडस्ट्री जिस वक्त चलेगी, इंडस्ट्री का पहिया चलता रहेगा तो यकीनी तौर पे लोकल मार्केट भी और एक्सपोर्ट भी। मेरे पास इंटरनेशनल मार्केट से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वन इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। अगर मेरी यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से हमारे जैसे अभी खालिद भाई ने भी कहा कि बिजली की 3 रुपए प्राइस कम हुई, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को कह के यानी वो 3 रुपए कम करवाएगा, वरना उन्होंने कहा कि जी उसने कहा कि जी के इलेक्ट्रिक जो है वो इंडिपेंडेंट है और कराची के साथ जिस किस्म का जुल्म अख्तियार करती रही है के इलेक्ट्रिक, वो एक अलग कहा। मेरा कहने का मकसद ये, आज भी GIDC 23% सिंध इतनी गैस होने के बावजूद दे रहा है और लोग उसके ऊपर शोर कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं। तो मैं ही समझता हूँ कि गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स के साथ, आज प्रेसिडेंट साहब ने खिताब किया पार्लियामेंट में, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें जहाँ कही, तो एक बात उनकी मुझे बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना चाहिए। बैठ रहे हैं वो इस दफा ना बजट मुशावरत में, स्टेक होल्डर्स मेजर हिस्सा है इस दफा। आई थिंक जितने आप लोग FCCI तो सेकंड करेगा, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि वो मुशावरत और एक बामानी मुशावरत, ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि मीनिंगफुल मुशावरत का मतलब मीनिंगफुल होता है जी, ये बात उसका इम्पैक्ट। मैं एक चला गया 20 रुकनी वक्त ले गए, मेरा फोटो सेशन हो गया, उन्होंने कहा जी हमने मुशावरत कर ली और जब वो रिजल्ट आया उसका मालूम हुआ कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं, इस सिलसिले में ये हुआ है पहली दफा कि हमने जो भी फेडरेशन में सजेशन भेजे, इसमें इसहाक डार साहब, अरुण अख्तर साहब, अब तमाम FBR की टीम जो है हमारे साथ 5-6 घंटे बैठी और हमने क्या अमल होता है वो तो कल बजट आएगा मालूम होगा, लेकिन क्लॉज टू क्लॉज हमने डिस्कस किया। मिसाल के तौर पर हमने उनसे कहा सेल जो है वो आप सिंगल डिजिट में लाए, सेल टैक्स कम करें, तो उन्होंने हमें मजबूरी दिखाई कि सेल टैक्स कम करते थे, यहाँ मजबूरी है, ये हम नहीं कर सकेंगे, हमारा सजेशन अपनी जगह मौजूद है। तो मैं ही समझता हूँ कि ये पहली दफा है। अरुण अख्तर साहब एक्चुअली उनको ये टास्क उन्होंने दिया, कराची चैम्बर का भी एक डेलीगेशन किया था, उनके साथ भी 6 घंटे उन्होंने लगाए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि मुशावरत होनी चाहिए, लेकिन बामानी मुशावरत होनी चाहिए, अब नजर आना चाहिए। मैं आपसे वही गुजारिश करूँ, बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने हमारे फेडरेशन की प्लेटफॉर्म से इन्होंने एग्री किया कि जी अनाउंसमेंट तो बाकी है अभी,
बहुत सारी इन्होंने बांधा है इन्होंने कि हाँ जी ये भी हम कर लेते हैं। देखिए जो सॉरी अतीक भाई, मैं आपका टाइम थोड़ा सा ले लूँ। आपने अभी टेक्सटाइल की बात करी और कॉटन यार्न की बात करी। हमारे लिए टेक्सटाइल और कॉटन जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है एक्सपोर्ट के लिए, और आज सिलसिला ये हम इंडस्ट्री ग्रो हो रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, जिस तरह भाई मेहताब ने कहा कि 14 मिलियन बेल से हम 9 मिलियन बेल पे आ गए। देखिए ये हमारा एग्रीकल्चर की तबाही है, और अगर हम अपनी बेस की तबाह कर लेंगे तो इंडस्ट्री तो स्पिनिंग चलेगी जब कॉटन आएगी। कॉटन भी आज आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो बेस से हो रहा है, एग्रो बेस है हमारी, और वो एग्रो बेस को खत्म कर रहा है कि 14 मिलियन से आज हम 9 मिलियन बेल पे आ गए। और इसमें क्या किया, सॉरी वे आप इसमें क्या किया, जो हमारी कॉटन बेस्ट बेल्ट थी, ये सराय की बेल्ट सारी मुल्तान वाली, पहले पाबंदी थी कोई शुगर मिल जो है वो उस तरफ नहीं आएगी। इन्होंने शुगर मिलों को जो है रिस्ट्रिक्टेड करे हुआ था एरिया वाइज। आज इन्होंने जहाँ चूंकि वो जगह अच्छी है, कॉटन बड़ी अच्छी आ रही, शुगर भी अच्छी आ गई, लिहाजा वो मिले जो है कहा और नहीं मिले उन्होंने वहाँ इजाजत दे दी। अब वो कॉटन बेल्ट जो, चूंकि शुगर को सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है, क्योंकि शुगर जो है वो मिले जो है ज्यादातर पॉलिटिशियंस की है, उनकी वहाँ लॉबी है, लिहाजा वो शुगर मिलों की इजाजत देकर के जो बेस्ट कॉटन बेल्ट थी पाकिस्तान की उसको डिस्करेज करके वहाँ वो शुगर जो है वो वहाँ वो ले आए। वाइट रेगुलेशन की बात हुई थी सर जी, अभी क्या हुआ, 100% ड्यूटी की बात हो रही है दूध के ऊपर। ये देखें ये चीजें लिंक है, मैं यही तो कहता हूँ कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्टर की अगर वो रेलवे की वहाँ नहीं रुकती, उसने कहा जी यहाँ से कल स्टॉप होगा, तो ये प्रायोरिटीज नहीं होती। मेरा मकसद है कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप हैं, कराची चेंबर है और मुख्तलिफ चेंबर्स हैं, एसोसिएशन है, उनको उनके साथ वो बैठ के रियलिस्टिक में देखें 60% इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस है मुल्क के अंदर। FBR को ये बड़े क्रेडिट देते हैं कि जी उसने टारगेटेड पूरे कर लिए। हम ये बात क्यों नहीं कहते पब्लिकली कि मैं और आप समेत जितनी इंडस्ट्री है, जितने ट्रेड है, हर आदमी के केस कोर्ट में पड़े हुए हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा, चाहे वो कस्टम में हो, चाहे वो किसी भी सतह पे, हर चीज उसके ऑर्डर से काम हो रहा है। अब मैं अगर उसके बावजूद ये कहूँ कि मैं इतना अचीव कर रहा हूँ, तो मेरी तकलीफ, मेरी जो चीजें हैं उसको भी तो वजीर खजाना और ये जो हुकूमत की टीम है उसको दूर करने की जरूरत है। नहीं कहा जाता है मैं ये जो चीजें दिखा रहा हूँ कि जी ये मैंने अचीव कर लिया, ये मैंने अचीव नहीं किया, जब तक इसका फैसला ना हो जाए, ये आपके पास मेरी अमानत है। हम असल में एट लेंथ टैक्सेशन या रेवेन्यू पे करने वाले हैं डिस्कशन, यही वफाकी बजट के हवाले से, तो आपके जितने भी पॉइंटर्स हैं मैं वो भी इंक्लूड करूंगी उसमें, दैट विल बी टुमारो। अतीक साहब ये बताइएगा, अभी ₹169 बिलियन की सब्सिडी को सेट असाइड किया गया है, ये कहाँ पर डायरेक्ट होनी चाहिए, आप इस हवाले से क्या प्रपोज करेंगे? और एक्सपोर्ट्स पे आप मोस्ट वेलकम टू कमेंट, इंपोर्ट बिल्स पर भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उस बात पर आता हूँ, लेकिन अभी जितनी डिस्कशन हुई है वो डिस्कशन थोड़ा सा एक ही पैराए पे चल रही है, रिसेशन और बजट, टैक्सेस एंड ऑल दैट। बात सारी ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि कौम को चैलेंजेस क्या है। इस पे टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैंने कहा इस पे बात कर दें कि ये बजट चैलेंज, चूंकि बजट का प्रोग्राम है, ज़्यादा बजट पे इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है। देखिए हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, हमारी एग्रीकल्चर यील्ड घटती जा रही है, अभी खालिद साहब भी बता रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारी ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रही है, 2013 से लेके अब तक हमारी एक्सपोर्ट्स फॉल हो रही है। तीसरा क्या है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्किल्ड नहीं है, वो अनस्किल्ड है। ये तीन बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस के साथ ऐड हो गया एक चैलेंज और, वो चैलेंज आपका, जब आप एनर्जी की बात करते हैं तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त आ रहा है वो ये आपका वाटर क्राइसिस का आ रहा है। आपके वाटर क्राइसिस होंगे तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो सकती। मैं अभी पढ़ रहा था तो देख रहा था कि इस 4.8 ट्रिलियन के बजट में 468 बिलियन रुपीस उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखे हैं, जिसमें रोड्स वगैरह और पावर सेक्टर की डेवलपमेंट की बात की गई, लेकिन कहीं पर इस बात की बात नहीं आ रही कि वाटर रिजर्वायर्स के लिए कहीं पर कोई एलोकेशन की गई। देखिए अगर वाटर रिजर्वायर्स नहीं होंगे तो हम हो सकता है कि ड्राउट की तरफ चले जाए। अगर ड्राउट की तरफ चले जाएंगे तो जो इकोनॉमिक चैलेंज हमारा सबसे बड़ा बना हुआ है इस वक्त कि हमारी एग्रीकल्चर यील्ड जो है वो गिरती चली जा रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इस चीज को फोरमोस्ट करके बात जरूर करनी चाहिए, हम दूसरे टॉपिक्स पे जरूर बात करें, लेकिन हमें एलोकेशन ऑफ द बजट इस साल ही अभी फौरन यस्टरडे बेसिस पे हमें अपने वाटर रिजर्वायर्स के लिए चाहिए, वरना आने वाले दिन बहुत खतरनाक होंगे। जहां तक आप सब्सिडीज की बात कर रही थी, तो सब्सिडीज एक ऐसा फॉर्मूला है जो कौम को बहलाने के लिए आगे पीछे किया जाता है। अगर आप सब्सिडीज को लेकर के चले तो सब्सिडीज पे कोई जरूरी नहीं है कि उनको इंपोर्ट्स पे सब्सिडीज रखी जाए या एक्सपोर्ट पे सब्सिडी। मैं एक मजाक की बात बताता हूं, लेकिन एक हकीकत है, हमारी मुल्क की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एक जमाना ऐसा भी आया कि हमारा इंपोर्ट बिल जो था वो एक्सपोर्ट बिल से डबल था।
یعنی جو فائنینسنگ ہم کو ابھی بات ہو رہی تھی ریزروز کی، ہمیں جو ریزروز مل رہے تھے، جو فائنینسنگ ہمیں اپنے ایکسپورٹ، مہتاب صاحب جانتے ہیں اس بات کو کہ جو ہمیں فائنینسنگ اپنے ایکسپورٹ کو کرنی چاہیے تھی وہ ہم اپنے فائنینسنگ امپورٹ پہ لگا رہے ہیں. دیٹ مینس وی آر ایٹ اے ویری لاس اسٹیج. ہمیں سب سے پہلے اس بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی ایکسپورٹس کو ریوائیو کریں اور ان کو آگے بڑھا سکیں. یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے پرپوزل سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں اپنی نئی مارکیٹ تلاش کرنی چاہیے. جس طرح سے ابھی خالد صاحب بتا رہے تھے، وہ مارکیٹ تلاش کرنے کے بعد ہمیں چیلنجز کو نمٹنا چاہیے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اپنے ریڈیوس کرنے چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے پرائسز کو گھٹانا چاہیے، اپنی کوالٹیز کو بڑھانا چاہیے. کچھ بھی کریں، ہنگامی لیول پر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا کر ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ایک ایکسپورٹ امپروونگ انفراسٹرکچر کی طرف لے کر آنا ہے. ورنہ 2030 سے کہیں یہ روایت مستقل نہ بن جائے اور ہماری ٹریڈنگ جو ہے وہ امپورٹ کی طرف نہ چلی جائے. یہ ایک الارمنگ اسٹیج ہے، اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ ابھی خالد صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ ابھی بھی ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے رشیا کو، جیسے اب کافی ہم دیکھ رہے ہیں رشین مارکیٹس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ تمام چیزیں واقعی مٹیریلسٹک ٹرمز میں یا واقعی ایپلیکیبل ٹرمز میں ہم ان منڈیوں کی طرف جا پائیں گے اور یہاں پر اپنی ایکسپورٹ کو ڈائیورٹ کر پائیں گے فرام دا ویسٹرن مارکیٹ؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری جو پروڈکٹس ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں جو ہم پیدا کرتے ہیں وہ بڑی کمپٹیٹیو ہے. وہ کسی سے ابھی جتنی بھی یہ لوگ ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں، جی وہ بہت اچھا ہے. کراچی چیمبر کے بھی ڈیلیگیشن جا رہے ہیں، فیڈریشن بھی لے کے جا رہے ہیں. اس کی کوئی نہ کوئی ریزلٹ تو آتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ریزلٹ ہے. نئی نئی مارکیٹ تلاش کرنی چاہیے اور اس مارکیٹس کو تلاش کرنے میں ہمیں اپنی کوالٹی کا بہت خیال کرنا چاہیے اور پرائس انسٹینس پہ ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. میں ویسے ایک بات صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مہتاب صاحب پروبیبلی یہ کہیں گے کہ نئی مارکیٹس ہمارے پاس ہیں لیکن ان آرڈرز کو فلفل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں. آپ نے پہلے کہہ دیا. آپ مجھے بتائیے کہ میں اگر اپنی فیکٹری کے اندر، اپنی ایکسپورٹ کے اندر میں اپنی مارکیٹنگ ٹیم کو ڈبل کر دوں اور میں سمجھوں گا میری ایکسپورٹ ڈبل ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گی؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے جو آپ نے سوال کیا. دیکھیں، جب پانی، دیکھیں آپ پیسہ نہیں دیں انڈسٹری بند، بجلی نہ دیں انڈسٹری بند، گیس نہ دیں انڈسٹری بند، کوئی چیز آپ روک لیں انڈسٹری بند. ایون آپ کا اگر ٹرک کی اسٹرائک ہو جائے گی تو ایکسپورٹ بند، پورٹ میں اسٹرائک ہو جائے گی انڈسٹری بند. دیکھیں بات سنیں، ہم جو نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی جو ہماری ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے پہلے اس کو تو ہم سنبھال لیں. میں مارکیٹنگ کے لیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آسٹریلیا ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا، میرے کو بہت اچھا رسپانس ملا اور بڑے چین اسٹورز نے میرے سے اپروچ کیا اور میرے کو آرڈرز آلموسٹ فائنل ہو گئے تھے. میرے بیٹے نے یہاں سے فون کیا، ابو پلیز ڈونٹ ٹیک دا آرڈر، جو میرے آرڈرز ہیں وہی میں فلفل نہیں کر سک رہا، تو آپ آرڈر لے کے اپنی پاکستان کا ہمارا نام خراب ہوگا. تو میں نے آج تک آسٹریلیا میں کام شروع نہیں کیا. تو میرا کنسیشن یہ ہے، ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مارکیٹنگ کرنے سے ٹی ڈی ایف اپنا کام کر رہا ہے، ٹی ڈی ایف از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. صرف مارکیٹنگ کرنے سے، شو کیسنگ کرنے سے، یا نمائش کری تھی ہم نے، میں نے ٹی ایم اے کا، ایک منٹ سر، ٹی ایم اے کا میں نے پورا اسٹینڈ لیا تھا، پورا ہال لیا تھا، ہال 4، اور اس میں ہم نے کروڑ روپے خرچ کیے تھے. تو مجھے پتا تھا کتنے باہر آ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اپنا کام کر رہے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ کرنے کے لیے جب میرے کو گیس کا کنیکشن بینڈ لگایا ہوا ہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا 74% ہم گیس پروڈیوس کرتے ہیں اور انڈر دی 18 امendment 37% ہمارا رائٹ ہے، ہم کو 25-26% پہ ہم چل رہے ہیں. کم از کم یہاں سے تو بینڈ ہٹائیں. کراچی میں پانی نہیں ہے اس وقت، سب سے بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے انڈسٹریز کو، پانی نہیں ہے. تو ایکسپورٹ میں کیسے بڑھاؤں گا؟ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، سر ایک منٹ سر، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات جو ہے، آپ نے بجلی کی بات کری ہے، ٹھیک ہے ریٹ کم کر دیا جائے گا، بجلی نہیں ہوگی جیسے آپ نے خود ہی فرمایا، تو میں جنریٹر، ڈیزل جنریٹر چلاؤں گا تو میری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کہاں جائے گی؟ اسی لیے تو ان باتوں پہ بات کرنے کا ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے بجٹ میں انرجی پہ ایلوکیٹ کرنے کے انڈسٹریز کے لیے، ابھی آپ نے سوال کیا ایلوکیشن آپ انرجی پہ کر رہے ہیں وہاں آپ کو واٹر پہ بھی کرنی چاہیے. یہی تو کہہ رہا ہوں میں، آپ نے انڈسٹریز کے اوپر کتنا پیسے ایلوکیٹ کیے؟ سر ایک منٹ ذرا، ابھی آپ نے بتایا کہ اس چیز سے اتنا گیا، اس چیز سے اتنا گیا. انڈسٹریز کے اوپر یا فنڈز دینے کے اوپر کتنے پیسے ایلوکیٹ کیا مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ پیسہ کیسے دیں گے جب تک ایلوکیشن نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب آپ نے پانی کی بات کری، پانی پہ ایلوکیشن ہونا چاہیے، انڈسٹریز پہ ایلوکیشن ہونا چاہیے. انڈسٹریز 20-30% پہ چل رہی ہے، جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے پہلے اس کو سنبھالیں. جو انڈسٹری ان کو چلا لے تو آپ کو ایکسپورٹ ڈبل ہو سکتی ہے. جو آپ کی انڈسٹری جو 50%, 30%, 40% ٹارگیٹ کرا ہے نا 5.7% کا گروتھ ریٹ، اس میں سروسز سیکٹر کا بھی گروتھ ہے، اس میں انڈسٹری کا بھی کنٹریبیوشن ہے، ایگریکلچر کا بھی ہے. تو آئی ایم شیور اس کو ٹارگیٹ کسی طرح سے تو کر رہے ہیں، ایلوکیشن ہوں گی. خلیل صاحب کا 5.7% صحیح کہا خلیل صاحب نے، شامل کر لیتے ہیں پیٹرول کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ نے کرا ہے نا. میں جو آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں،
यहाँ माशाल्लाह जितने लोग बैठे हैं ये इनकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। दुनिया में इस वक्त जो मार्केटिंग का तरीक़ाकार है वो डेलीगेशंस तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो फॉरेन मिशंस होते हैं ना उनका बड़ा कलीदी किरदार है। मैं अफगानिस्तान में तकरीबन एक डेलीगेशन के साथ 1 हफ्ता वहाँ रहा हूँगा, तो एम्बेसी वालों से मेरे बड़े रवाबित थे और मैं वहाँ उनके साथ बैठ के पाकिस्तान के मुतालिक बातचीत करता था। अफगानी भी वहाँ पे थे। हमारे मिशंस जो है ना वो पूरी तरह लेस ही नहीं है कमर्शियल काउंसिल वहाँ पर, कमर्शियल काउंसिल खास तौर पे, ठीक है जी। वहाँ लोग आते हैं मालूमात करने के लिए, हमें लिस्ट दे दो कौन कौन वहाँ का एक्सपोर्टर है, कौन वहाँ का इम्पोर्टर है, कोई उनकी प्राइसिंग दे दो, कोई उनका कॉन्टैक्ट दे दो, कोई उनका प्रोडक्ट क्या है। देखें, जब तक हुकूमत पाकिस्तान, मैं कई दफ़ा ये मशवरा दे चुका हूँ, TDEP को भी दे चुका हूँ, आला जितने गवर्नमेंट के सरकारी जो तरीक़ाकार है उनके मुताबिक दे चुका हूँ, वज़ीर तिजारत को भी कह चुका हूँ कि जब तक प्राइवेट सेक्टर को आप इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे और आप सिर्फ भर्तियों के ऊपर इन इदारों को चलाएंगे, उनको सिर्फ तनख्वाह लेने और अपनी मराद के अलावा कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका एहतसाब का कोई तरीका नहीं है। आप अगर यहाँ से मिसाल के तौर पे मैंने एक सजेशन दी थी कि यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त ऑनररी काउंसलर्स की भरमार है, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ये काम करे उन ममालिक में जहाँ पाकिस्तानी हैं और बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, उनको वो दर्जा दे और उनसे ये दरखास्त करे कि आप पाकिस्तान के लिए ये काम करो। वैसे वहाँ उनको हमारे हम पास सैम्पलिंग दें, उनको हम प्राइसेस दें, उनको मार्केटिंग दें, यहाँ से वो लोग बुलाएं, वहाँ लोगों को जमा करें, एक कोऑर्डिनेशन हो और उसके बाद आप देखें कि एक्सपोर्ट आपकी कैसे नहीं हो। ऑनररी कॉन्सल जनरल्स की आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, उनके कॉन्सल जनरल्स भी जो उनके साइड से डिप्यूटेड है वो भी बड़े डायनामिक हैं। वैसे खालिद साहब इसके ऊपर जरा बात कीजिएगा, मार्केटिंग या फॉरेन जितने भी मिशंस हैं। देखिए, मैं चावला साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मार्केटिंग तो हो जाती है, दैट इज देयर। असल चीज ये प्रोडक्टिविटी। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जा रही है तो हम मार्केटिंग करके क्या करेंगे। मार्केटिंग अपनी जगह पर है। जैसे मैंने आपको कॉटन की मिसाल दी, हमारा बैकबोन से कॉटन चल रही है। आज हम कॉटन जो है वो इम्पोर्ट करें, हम इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं कॉटन, हम दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट करें। अगर आज आप वीट की तरफ आ जाए, वीट में आपने सब्सिडी की बात करी, सबसे बड़ी सब्सिडी वीट में दी जा रही है और हमारा लोकल फार्मर आज भी बड़ा परेशान है। हालांकि उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर अगर मैं गलत हूं तो $120 पर टन की सब्सिडी दी जा रही है और अभी भी फार्मर बड़ा सख्त परेशान है क्योंकि हमारी पॉलिसीज गलत है। हमारी पॉलिसीज ये, हम एरिया वाइज, इंडिविजुअल वाइज जो है वो उन लोगों को सब्सिडी देते हैं जहां नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू की है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने बात भी की है, ड्राउजीनेस से बाहर आए हैं और उनको 2 आज जो उन्होंने को पाइप्स डाले हुए हैं 2 रिमूव कर देंगे तो उनसे इंशाल्लाह मजीद उनको कंफर्ट मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स यानी टोटली सेटिस्फाइड हैं प्रोग्रेस से और रिकवरी स्पीड से। स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज जो लीन थी वो स्टेबलाइजेशन तो हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन ले ली हमने जो रिकग्नाइज्ड है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टेबल हैं, ज़ाहिर है टारगेट्स हम बड़े सख्त किस्म के रखते रहे हैं और रखते रहेंगे और वो उसमें थोड़ी सी अगर वो यानी आती है कमी तो हमें वो उसको यानी पॉजिटिवली देखना चाहिए बजाय नेगेटिव देखने के, क्योंकि अगर सख्त टारगेट नहीं रखेंगे तो फिर हमारी एक जो कल्चर जो स्टाइल है वो फिर हमें वो गेन जो है वो बहुत थोड़े मिलेंगे। देखें ना, वही 3.38% वाला ग्रोथ वाला कंट्री है और आप देख लें कि आपके सामने अल्लाह ने चाहा तो 3 साल में 31 से 4 का टारगेट अगर अचीव होता है तो ये पहली दफा शायद कई दिहाइयों में होगा कि टारगेट डाउनवर्ड रिवाइज नहीं हुआ, क्योंकि 2 या 3 दफा होता है साल में। दूसरा ये होगा कि ये 59% बेस लाइन पर ग्रोथ होगी 3 साल की इकट्ठी अगर देखा जाए यानी नॉमिनल टर्म में, तो 59% ग्रोथ सनाउल्लाह साहब 3 साल में माशाल्लाह वो कंट्री जो 3.38 दे रहा था। तो इसी तरह जो चीजें अब आगे फ्यूचर हमारा टोटल जो फोकस है वो ग्रोथ के ऊपर है। हमने एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए 5 मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर हैं। देखिए, एक्सपोर्ट्स को भी इसलिए हमें फोकस देना है कि हमारी करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो तभी काबू आएगा जब हम एक्सपोर्ट्स को अपनी बढ़ा सकेंगे और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हम जो भी कोई मेजर्स ले सकते हैं, हमें कुछ हम ले चुके हैं साल के दौरान।
हमने एक्सपोर्ट फाइनेंस को फर्दर कम किया था, हमने LTFF को कम किया था, हमने RD लगाई जो डंपिंग हो रही थी, और कुछ और जो एक्शंस आपने देखा कि हमने लिए। एक उनका मेजर था इशू कि जी हम जो डिबेट के लिए हमें कई अरसा इंतजार करना पड़ता है। 15 अगस्त तक हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कोई मैकेनिज्म बना लें कि जो माजी का जो डिबेट पेंडिंग है उसको क्लियर कर लें, और आगे एक 60 डेज ऑन एवरेज से ज़्यादा लोगों को इंतजार न करना पड़े। तो उनकी जो बैकलॉग है, जो कि जब हम आए थे 2013 में जून में, तो ये करीबन 211 अरब थी, और वो 211 अरब हमने बढ़ने नहीं दिया। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि बेस अगर 1940 से 3100 पर जाएगी तो एक्चुअली तो इसको कोई चला जाना चाहिए था कोई 350 पे, तो वो उसी तरह ही है। सेंसस का ऑब्वियसली अभी जब तक ये हमारी ज़र्ब अज़ब के मामला क्लियर नहीं होते, जो कि फाइनल फेज में है, क्योंकि उसमें जो अरेंजमेंट्स जो हमारी सिविल साइड से हैं वो इन ऑर्डर है, लेकिन हमें अपने आपको ये भी देखना है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी, उस सेंसस की क्रेडिबिलिटी, उसकी इंटेग्रिटी को यानी रखने के लिए हमें उसके साथ जो एक पुराना सिस्टम था कि आर्म फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट थी, और उसके साथ न्यूमरेटर के साथ एक उनके यानी फौजी होते थे, और साथ फिर उनकी एक अपना मैकेनिज्म, उनका पिरामिड है, तो वो सारा जो है मैंने डिस्कस किया था, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये फैसला किया था कि जब तक ये यानी हमारी ज़र्ब अज़ब का मामला जो है क्लियर नहीं होता। और दूसरा मेजर है कि जो हमारे मुहाजिरीन हैं उनकी एक सूबे ने, बल्कि 2 सूबों ने बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी ये डिमांड थी कि जब तक मुहाजिरीन जो हैं वो उनका मामला सेटल नहीं होता, क्योंकि एक सूबे में डेमोग्राफिक चेंज होने का खदशा था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, यूं ही ये दूर होंगे तो अदरवाइज सेंसस कराने में कोई कबात नहीं होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ पहले से बहुत बेहतर हैं। 2 पाइप आज इनके रिमूव कर दिए जाएंगे, जिनसे उनको मज़ीद कम्फर्ट मिलेगा। डॉक्टर्स मुतमईन हैं रिकवरी प्रोसेस से। उन्होंने कहा कि बजट 3 जून को ही पेश किया जाएगा। पहली दफ़ा महसूलात के हदफ पर नजरसानी नहीं की जा रही है। बरामदात में इजाफे के लिए कोशिशें की जा रही हैं। शरह नमू में इजाफे के लिए बरामदात पर तवज्जो ज़्यादा देना होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से फैसला मुतल्लिका कमेटी ही करेगी। ये थी अब तक की PTV ताज़ा तरीन। रन है कंपनी और एक इंडस्ट्री बनाएंगे तो 30 साल के लिए 0% पे आपको वो मिलेगा। पे उनका ख्याल ये है कि हफ्ते को बैंक बंद कर दो तो कंजर्वेंसी हो जाती है, जी, तो नहीं होता। तो मेरा मतलब यह है कि जब तक देखे ना, अगर आप मेरी इंडस्ट्री को देखें, मैं एक्सपोर्ट जो है, आप मेरे को पानी डबल कर दिए, मैं अपना एक्सपोर्ट डबल। वैसे जो आपने इंडिया की बात की है ना, जाहिर है सीपेक से उनको काफी तकलीफ है। और देखिए सीपेक में दुनिया जो है, दुनिया जब से WTO आया उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि भाई जहां से जो चीज सस्ती मिले वहां से लो। अच्छा देखिए, हमारा सबसे बड़ा एक अलमी और भी है कि हमारे मुल्क का परसेप्शन बहुत गलत है। अमेरिकन और यूरोपियन जो है वो समझते हैं दे आर स्केयर्ड टू प्लेस द ऑर्डर टू पाकिस्तान जस्ट बिकॉज दे थिंक वी आर नॉट बी एबल टू गिव देम द टाइमली डिलीवरी। अभी लॉ एंड ऑर्डर इतना ठीक हो गया। लॉ एंड ऑर्डर से नहीं है। जब हम दुनिया में गाना गाते हैं कि बिजली हमारी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री बंद है, अभी हमने ऐलान कर दिया कि जी अब रमजान में सहरी और इफ्तार पे बंद कर देंगे। हम ये कहते हैं गैस का प्रेशर कम कर दिया, हम ये कहते हैं पानी नहीं है, तो ये सब खबरें जा रही हैं। वो कहते हैं इनका पानी नहीं है तो कैसे मेरे को माल देगा। तो दे आर स्केयर्ड टू प्लेस द ऑर्डर, दे थिंक दैट वी विल नॉट बी एबल टू गिव देम द टाइमली डिलीवरी। नहीं, हम तो ये सारी दुनिया में अपनी बातें बता रहे होते हैं ना। परसेप्शन इज द मेन थिंग। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को धक्का लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, एंड वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरा ऑर्डर डिले होता है, मैं अपने बाहर को लिखता हूँ यार मेरी अब बिजली नहीं थी। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रही हो तो बाहर की इन्वेस्टमेंट होगी, डोमेस्टिक नहीं हो रही। सिंपल फॉर्मूला है। जब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा बाहर वाला कैसे करेगा? अभी देखे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है,
ऑफ शोर कंपनीज है ना। बिल्कुल। अभी जिक्र होना चाहिए कि पैसा कैसे गया, इलीगल तरीके से गया, लीगल तरीके से, ये जिक्र नहीं हो रहा। ये कह रहा है ऑफ शोर कंपनी ना चाहिए। अरे भाई, जो आपकी जो वॉलमार्ट जो दुनिया में खुली हुई है 27 मुल्कों में है, तो दीज आर ऑफ शोर कंपनीज। जो आपके बैंक आए हुए हैं ये ऑफ शोर कंपनीज है, ये ऑफ शोर कंपनीज है। ये मैकडॉनल्ड और KFC आए हुए ऑफ शोर कंपनी है। जो जो क्रिमिनोलॉजी उस पर तो ये ऑफ शोर। देखिए, हमारे यहाँ एक पीछे बाजा बजाने लगते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट के व्हाट्स गोइंग ऑन, एक्चुअल हकीकत क्या है। हकीकत आप बात करेंगे भाई किस तरीके से पैसा गया, जायज तरीके से गया, नाजायज तरीके से गया, करप्शन का पैसा गया या हार्ड एंड मनी से गया। टॉपिक, लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये परसेप्शन के लिहाज से तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो चैलेंजेस पे बात हो रही है इतने सारे, तो रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन को काफी सीरियस सोचना चाहिए। और इस सीरियस सोचने में मैं जो समझ पाया हूँ एक बात, वो ये है कि जब तक आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बात नहीं करेंगे, आप सबसे बड़े प्रॉब्लम में रहेंगे। आपका यूथ अनएम्प्लॉयड रहेगा और आपको नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे अपने यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। आपको कुछ न कुछ किसी न किसी यस्टरडे बेसिस पे काम करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, और वो कैसे होगा, आपको अपनी GDP ग्रोथ को बढ़ाना होगा, GDP लेवल्स को बढ़ाना होगा। जब तक आप अपने GDP को 8% पे नहीं लाएंगे, आप ये लाखों की जॉब जनरेट नहीं कर सकते। एक लाइन मुझे दीजिए। देखिए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा जी हम टैक्स पेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं और पुराने टैक्स पेयर्स को तकलीफ नहीं देना चाहते। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल FBR टैक्स पेयर्स के ऊपर जो जातियां कर रही है, छापे लगा रही कर रही है, इससे एक और नई फजा खराब हो रही है। जो टैक्स पेयर है वो भी भाग जाएंगे। लिहाजा इन चीजों पे एहतियात बरतिए। हम लोग एक अग्रेसिव सेशन इसी के ऊपर प्लान कर रहे हैं कि कल ये तमाम चीजें हम लोग मजीद प्रोब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हम लोग सेंटर करेंगे अपनी तमाम गुफ्तगू को टैक्सेशन और रेवेन्यू टारगेट्स के हवाले से। बट वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर पैनलिस्ट जो आज हमारे साथ इस बेहद इंटरैक्टिव सेशन में तशरीफ फरमा थे। मिस्टर मेहताब चावला हमारे साथ थे, मिस्टर खालिद तवाब, मिस्टर AQ खलील एंड मिस्टर अतीकुर रहमान। हमने बात स्टार्ट की थी एक्सपोर्ट से और हमारे ट्रेड खसारे या तिजारत खसारे के हवाले से, लेकिन जो बातें सामने आई हैं वो बड़ी बेसिक हैं। पॉलिसीज में तसलसल, बेसिक पॉलिसीज में कंटिन्यूटी, और जितनी भी हम लोग टारगेट्स रख रहे हैं, क्योंकि वो एग्रो बेस हमारी तमाम इंडस्ट्रीज से कोरिलेट करते हैं, हमें अपनी एग्रीकल्चरल बैकबोन को स्ट्रेंथन करना है ताकि ये तमाम चीजें बेहतर हो सकें। R&D के ऊपर काम करना है, और खास तौर पर जब हम सब्सिडीज की बात करते हैं वहीं पर ये चीजें अलॉट होनी चाहिए जहां पर इनकी जायज नीड है और एक जस्टिफाइबल नीड है, उसी की तरफ ये तमाम चीजें जानी चाहिए। क्योंकि एक्सपोर्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बिल्ड करने में एक्सपोर्ट्स एक बेहद कंपोनेंट, अहम किस्म का कंपोनेंट है। इसकी तरफ रुजू हो तो बेहतर होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।